24 तारीख है आज, 24 ऑफ जुलाई। और अभी आप लोगों का सीधा जो पेपर है वो जुलाई समझ लो आपका गया। जुलाई गया, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 4 महीना आपके पास में बचा टर्म 1 के लिए 50% सिलेबस के लिए। 50% सिलेबस के लिए 4 महीना बचा है। सब्जेक्ट है 5। मैं सिर्फ 3 मेन सब्जेक्ट के बारे में बात करूंगा और डिस्क्रिप्शन में आपको 5 सब्जेक्ट का लिंक मिल जाएगा। पहले मैं अकाउंट्स की बात करता हूं। अकाउंट्स में हमारा जो सिलेबस आ रहा है 50% आएगा। देखो 5 सब्जेक्ट का आएगा आपका। पेपर कैसा आएगा ये मैं पहले बता देता हूं। टर्म 1 आपका आएगा एंड टर्म 2, 2 टर्म में आप लोग के पेपर होंगे। इसके अलावा किसी भी एडिशनल चीज़ों का मार्क्स नहीं जुड़ेगा। आपके स्कूल में आपके टीचर्स बोल सकते हैं कि कॉपी कंप्लीशन और बाकी चीज़ों का मार्क्स है। हाँ, वो टीचर के हाथ में होता है मार्क्स देना या डिडक्ट करना। जो 20 मार्क्स होते थे ना, उसमें वाइवा के लिए 4 नंबर होता था, कॉपी चेकिंग के लिए 4 मार्क्स होते थे, कॉपी कंप्लीशन के लिए, और 12 मार्क्स जो होता था वो या तो अकाउंट्स में एक क्वेश्चन आ जाता था सीधा प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो आप लोग उस दिन देते थे, ठीक है, और या फिर अगर थ्योरी है तो फाइल जो आप लोग बनाते थे उसमें रहता था, और ओवरऑल पर्सपेक्टिव बच्चे का कैसा उसके हिसाब से बाकी 8 नंबर दिया जाता था। इस तरीके से ये होता था। इंग्लिश में इंटरनल असेसमेंट ASL बन जाता था आप लोग का। ऐसे करके ये 20 नंबर टोटल टीचर के हाथ में होता है कि टीचर कैसे दे रहा है। हर एक स्कूल अभी कोविड की सिचुएशन में जिस हिसाब से चल रही है उसमें वो चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन आए। तो इस साल के लिए तो मैं आप सभी बच्चों को ये एडवाइस दूंगा कि इस 20 मार्क्स के पीछे आप टीचर्स के पीछे ना भागें। आपको आपके टीचर्स से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कोई भी लेना देना नहीं होना चाहिए मार्क्स गेन करने के लिए। हाँ, आपके टीचर्स आपके गुरु हैं और आज गुरु पूर्णिमा का दिन है, तो मैं आपको बोलूँगा आपको अपने टीचर्स के साथ बना के रखना चाहिए और अपने टीचर्स से हर कुछ लर्निंग लेते रहनी चाहिए। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस आपको सिर्फ मार्क्स पाने के लिए टीचर से बनाने की कोई भी आवश्यकता इस साल नहीं है, क्योंकि इस साल आपको 20 नंबर तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है बचे हुए 40 मार्क्स की, जो कि 50% है, जो आपके टोटल 80 मार्क्स का। तो जो आपका 80 मार्क्स का बोर्ड फाइनल का होता था ना, उसको 2 पार्ट में तोड़ दिया गया, डेट इज टर्म 1 एंड टर्म 2। टर्म 1 में जो सिलेबस आएगा वो टर्म 2 में नहीं आएगा। टर्म 2 में जो सिलेबस आएगा वो टर्म 2 का रहेगा। टर्म 1 का सिलेबस टर्म 1 का रहेगा, वो कभी भी ओवरराइड नहीं होगा। पहले क्या होता था कि टर्म 1 आप लोग स्कूल में दिलाते थे, प्री बोर्ड्स दिलाते थे, वो आपको पढ़ना पड़ता था, और अब ऐसा नहीं होगा। टर्म 2 में आपका सिलेबस पूरा अलग रहेगा, टर्म 1 का अलग रहेगा, और साथ में 11th क्लास में भी सेम फॉलो होगा। जो ये पैटर्न फॉलो हो रहा है ना क्लास 12 के लिए, सेम पैटर्न फॉलो होगा क्लास 11th के लिए भी, और जो 10th के लिए फॉलो हो रहा है वही सेम पैटर्न फॉलो होगा क्लास 9th के लिए भी। तीनों बुक से अगर मैं सिर्फ अब इसके बाद मैं अकाउंट्स की बात करूं, ये जो आपका एग्जाम है नवंबर दिसंबर में होगा, नवंबर से दिसंबर में। जैसा कि अभी एक हम साइकोलॉजी लगाएं, ओवरऑल प्रेडिक्शंस करें चीज़ों का, तो अभी जो कोविड की सिचुएशन है इसमें लोगों का मानना है कि 3rd वेव आएगा। अगर 3rd वेव आता भी है तो वो बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं रहने वाला है। लोग वैक्सीनेटेड हो चुके हैं। तुम साइंटिफिक बात करो, ठीक है, गधों वाली बात मत करे करो। गधों वाली ना सोच रखे करो ना बात करे करो। लोग बोलते हैं कि 3rd वेव और भयानक होगा और आंधी मचेगी, तूफान मचेगी और होगा। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि लोगों को वैक्सीनेशन हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं बॉडी फाइट करने के लिए तैयार हो चुकी है। हमारा इम्यून सिस्टम पहले से अब अपने मिलिट्री तैयार हो चुकी है हमारे शरीर के अंदर में फाइट करने के लिए। इसका मतलब कि इतना ज़्यादा हमको सीवियरिटी नहीं देखनी पड़ेगी, ना ही किसी प्रकार का लॉकडाउन लगने वाला है। लगा भी तो स्टेट्स में और इवन डिस्ट्रिक्ट्स में, क्योंकि अभी तक पहला लॉकडाउन था जो पूरे नेशन में लगा था, दूसरा लॉकडाउन था जो स्टेट्स में लगा था, और अब तीसरा लॉकडाउन लगेगा जो हर एक डिस्ट्रिक्ट में लगेगा। स्टेट भी लॉकडाउन नहीं रहेगा। हो सकता है कि अपना डिस्ट्रिक्ट जो है वो लॉकडाउन में रहे और अगला डिस्ट्रिक्ट जो है जस्ट बगल वाला वो ना लॉकडाउन में ना रहे। ये देखने को नहीं मिलेगा अगर लॉकडाउन होता भी तो। वो भी कॉलोनीज लॉकडाउन होगी, पार्शियल लॉकडाउन। सिर्फ कॉलोनी, जिस कॉलोनीज में निकलेंगे उस एरियाज को जल्दी वैक्सीनेट किया जाएगा, और ये सारे प्रोटोकॉल्स होंगे। अगर मान के भी चलो आज अगर जुलाई है तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिस विल बी द पीक फॉर द 3rd स्टेज। अगर आता भी है तो, और वो पीक बहुत हाई लेवल का नहीं रहेगा। डेट मीन्स नवंबर दिसंबर विल बी ऑफलाइन एग्जाम। और ये ऑफलाइन कैसे होगा? 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, साथ में
आपको स्कूल में बुलाया जाएगा। अब आपके पैर जो है देखो डिस्क्रिप्टिव जब फॉर्म में होता था पेपर, तो अगर आंसर गलत भी रहता था या प्रॉपर सही भी नहीं रहता था तो आप आंसर नंबर 1 लिखते थे, आंसर 1 यहाँ लिखते थे और आप अंदर में डिस्क्राइब करते थे, उसको पूरा सॉल्व करते थे। न्यूमेरिकल्स के साथ में अकाउंटेंसी की अगर मैं बात करूँ तो 4 नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर तो रैम खा के मिल जाता था। पर अब क्या होगा, MCQ है, 4 ऑप्शन ABCD। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, ABCD भी अगर आप टिक लगा रहे हो और आपको कुछ पेपर में नहीं आता है तो आपकी प्रोबेबिलिटी कितनी है मार्क्स गेन करने की? 25/100, दैट विल बी इक्वल टू 25%। मतलब कि 40 मार्क्स का 1/4, 1/4 मतलब कितना? 10 नंबर तो आपको मिल ही जाएगा अगर आप जय माता दी करते हो तो 10 नंबर तो आपके हाथ में है। लेकिन ये 10 नंबर भी नहीं है, पूछो क्यों? क्योंकि अगर मान लो शुरू के 3 क्वेश्चन आप जय माता दी फॉर्मेट से बना रहे थे, तो मान लो शुरू के 3 क्वेश्चन आपके गलत थे तुक्के में, पर जो चौथा क्वेश्चन को आपको लग रहा था कि 20 का आंसर होगा जो सही होता, पर पीछे से आपको आवाज आई भगवान कसम बहन वो ऑप्शन सी सही है, माँ कसम भाई सी ऑप्शन सही है, मैं बोल रहा हूँ गारंटी, पर वो गलत था, पर तुम बोले अरे बिल्कुल सही हो, पीछे वाला बता दिया, तो ये जो 10 नंबर मिलने वाला था वो भी गया। साथ में इसके साथ में क्या होगा कि पेपर जो है, अच्छा इसके साथ मैं डरा नहीं रहा हूँ, सही बता रहा हूँ, सच्चाई बता रहा हूँ। तो आपका पैर एक तो कुएं में और दूसरा पैर खाई में। पूछो क्यों? क्योंकि कुएं में इसलिए क्योंकि अब आप घर में बैठ के पेपर नहीं दिलाओगे, ये मान के चलो। अगर दिलाते हो तो अच्छी बात है, पर प्रैक्टिस ऐसी रखो कि भाई क्या ज़रूरत है चीटिंग की पड़े, तो आप स्कूल में दिलाओगे। दूसरा खाई में इसलिए क्योंकि आपके पास टाइम लिमिट फिक्स है। कितना टाइम दिया गया है? 1.5 घंटा दिया गया है, 1 hour 30 minutes इस पेपर के लिए दिया गया है, नॉट 3 hours। 1 घंटा 30 मिनट आपको पेपर के लिए दिया जा रहा है। साथ में आपको जो कठिनाई बढ़ाने के लिए आपको दिया गया है CBQ, केस बेस्ड क्वेश्चन एंड असर्टन रीजन क्वेश्चंस, असर्टन रीजंस के क्वेश्चंस, असर्टन एंड रीजंस के क्वेश्चंस और केस बेस्ड क्वेश्चन। ये क्या होते हैं? आपको दे देगा ऑप्शन में कि सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पेपर का, रामू ने श्यामू से डील किया, श्यामू ने टामू से डील किया, टामू ने सोहन से डील किया, ऐसे आपको पूरा एक केस दे देगा। अब आप टॉपिक भी पढ़ो, कोर्स पढ़ने के बाद उस केस को पढ़ो, उस केस को रिलेट करो अपने कोर्स के साथ में, उस कोर्स के साथ में डील करने के बाद 4 ऑप्शन दिया रहेगा उसके अंदर में। अगर ये क्वेश्चन नंबर 1 था 5 नंबर का, तो इस 5 नंबर के अंदर में 5 क्वेश्चन 1 2 3 4 एंड 5, और हर एक क्वेश्चन अपने आप में 1-1 नंबर का MCQ। और इस MCQ में एक ऑप्शन ऐसा दे देगा, क्या राम के टूथपेस्ट में नमक था? ऑप्शन ए हाँ ना ऐसा, और चारों जो ऑप्शन देंगे आपको वो क्लोजली रिलेटेड रहेंगे ईच अदर में। एग्जाम्पल के लिए अगर आप जैसे, अब मैं इसको सीरियसली बताऊं, अगर आप पार्टनरशिप पढ़ें तो आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में दे देगा। जानबूझ के इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में आपको 6 मंथ का एवरेज पीरियड वाला देगा ड्यूरिंग द ईयर लिख करके क्वेश्चन में, ताकि आप गलती करो और पूरा 12 महीने का निकालो और 12 महीने का अमाउंट आपके सामने में लिख करके दे देगा ऑप्शन में, जिसमें आप टिक 12 महीना लगा करके आओगे, पर वहां पे क्या लगेगा? एवरेज पीरियड ऑफ 6 मंथ लग जाएगा। जानबूझ के ऐसे घुमा करके देगा, इतने क्लोजली रिलेटेड आंसर देगा ना कि आपको लगेगा ऑप्शन ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, डी भी सही है, करूं तो करूं क्या। अभी तक तो ऐसा होता था कि जब आप स्टेप्स में बनाते थे तो आपको मार्क्स मिल जाता था, पर अब यहाँ पे नहीं होगा। दूसरी चीज क्या होगी, यहाँ पे क्या हो गया? घुसपुस क्या चल रहा है इधर देखो। अब ये असर्टन रीजन, असर्टन रीजन क्या होता है मालूम? एक स्टेटमेंट दे देता है, एक स्टेटमेंट लिख करके दे दिया, जैसे कि मान लो एक स्टेटमेंट लिख करके दिया आपको, जैसे कि आपका अकाउंट्स का सिलेबस है, पार्ट 1 से आ रहा है आप लोग का अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म फंडामेंटल, चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स एंड एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। 3 चैप्टर आप लोग का दे रहा है, क्लियर किया है। फंडामेंटल्स दे रहा है, फंडामेंटल्स हमको ये NCERT सिलेबस से मिलाना पड़ेगा, हम NCERT सिलेबस से इसको मिलाएंगे। दैट मीन्स फंडामेंटल मतलब कि जो अभी हम चैप्टर पढ़ रहे हैं वो NPO नहीं है, NPO इज नॉट इन टर्म 1 सिलेबस, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। और इस साल कोई डिडक्शन भी नहीं हुआ है सिलेबस में, जो पिछले साल की तरह कुछ हर एक चैप्टर से कुछ टॉपिक डिडक्ट करा दिया गया था ना, टॉपिक्स डिलीटेड, कुछ भी नहीं हुआ है ऐसा, ठीक है। पहली चीज़। दूसरी चीज़,
आप लोगों को अभी जो टॉपिक दिया वो फंडामेंटल आ रहा है, 3 पार्ट, तीनों पार्ट से हर एक चैप्टर्स आ रहे हैं, एक एक 2-2 चैप्टर्स। मतलब ऐसा नहीं किया कि सिर्फ वॉल्यूम 1 रख दिया और 50%, वॉल्यूम 2, 3 रख दिया और टर्म 2 के लिए, ऐसा नहीं किया। टर्म 1 में वॉल्यूम 1 से आप लोगों का आएगा फंडामेंटल, चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है, एंड एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। कंपनी अकाउंटिंग पार्ट बी वॉल्यूम 2 जो है अपनी टी एस ग्रेवाल का, उसमें से आएगा अकाउंटिंग फॉर शेयर्स, जिसको हम लोगों ने पढ़ा है। तो ये भी हमारा कहीं ना कहीं जो हम पढ़े हैं वो हमारे टॉपिक्स अभी कवर अप हुए हैं, अच्छी बात है, ये ऐसा वाला बात है। एंड थर्ड वन पार्ट बी से जो आ रहा है एनालिसिस फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, ये आएगा आप लोगों का स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट इन द प्रिस्क्राइब मैनर एज पर द शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी है, चैप्टर नंबर 1 वॉल्यूम 3 का, एंड चैप्टर नंबर 2 भी इसमें इंक्लूडेड मान लो, अभी फिलहाल नहीं मत मानो, क्योंकि कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट इसमें नहीं रहेगा, वो अलग से हमको देगा। इसमें मानो चैप्टर नंबर 4 अकाउंटिंग रेशियो, तो 2 चैप्टर हो गए आपके कहाँ से, चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 4 वॉल्यूम 3 से, वॉल्यूम 2 से चैप्टर नंबर 1 एंड वॉल्यूम 1 से चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4। 1 मतलब पार्टनरशिप से मैं 1 बोल रहा हूँ, 1, 3 एंड 4 ऐसा बोल रहा हूँ, मतलब एनपीओ को हटा करके। और नई बुक के हिसाब से देखो तो वॉल्यूम 1 से आपका आ रहा है चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 4 एंड चैप्टर नंबर 5 नई बुक के हिसाब से, ठीक है, वॉल्यूम 1 से, एंड वॉल्यूम 2 से चैप्टर 1 एंड वॉल्यूम 3 से चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 4। अब अकाउंटिंग रेशियो तो ऑलरेडी एमसीक्यू में सबसे टफेस्ट लेवल होता है, अगर उसको डिस्क्रिप्टिव बनाते तो कुछ मिल भी जाता है। और मार्क्स का वेटेज कैसा दिया है, तो वॉल्यूम 1 जो बुक है उसके लिए मार्क्स का वेटेज दिया है 18 मार्क्स, वॉल्यूम 2 जो शेयर्स हैं उसके लिए दिया है 12 मार्क्स, और पार्ट बी में ये तो 2 चैप्टर थे, चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 4, उसके लिए दिया है कितना मार्क्स, 10 मार्क्स, और ऑप्शनल दे दिया है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। या तो आप पार्ट बी बनाएं, दैट इज वॉल्यूम, पार्ट बी में आ गया वॉल्यूम 3, तो वॉल्यूम 3 का या तो आप चैप्टर 1 बनाएं या चैप्टर 1 एंड 4 बनाएं, या फिर इस पार्ट बी में आपको ऑप्शनल है। कहने का मतलब ये, मैं इसको लिख देता हूँ आपको और क्लियर होगा, फिर मैं आपको पेपर की डिफिकल्टी लेवल्स को समझाऊंगा कि क्यों आपका पैर खाई में है और कितनी बड़ी खाई है, ये आपको समझाऊंगा असलियत में, कि एमसीक्यू को आप बिल्कुल भी फॉर ग्रांटेड, मतलब वो तो एमसीक्यू है, आपके पास तो आंसर दिया हुआ है, वो 4 में से कोई एक आंसर है, पर आपको पता है दुनिया का सबसे टफेस्ट जो पेपर होता है यूपीएससी, या फिर जितने भी टफेस्ट पेपर होते हैं वो कौन से पैटर्न में होते हैं, एमसीक्यू पैटर्न में होते हैं। और अभी तो मेरे को आप लोगों को प्रैक्टिस कराना पड़ेगा गोला घेरवाने का, अगर आउट ऑफ द बॉक्स से अगर गोला घेरा गया तो मार्क्स नहीं। तो अभी आप लोगों को मैं लेने वाला हूँ एग्जामिनेशन, शुरू कर दूंगा वीकली अनाउंसमेंट टास्क लेना, वो तो मैं शुरू कर ही दूंगा, साथ ही साथ में जो ओवरऑल हम तैयारी करते हैं, जो मैं हर साल लेता, मेरे जो सीरीज़ के पेपर्स बनते हैं वो पेपर्स भी मैं आप लोग को अवेलेबल करा दूंगा। वो ऑनलाइन अवेलेबल नहीं हो पाता है, वो ऑफलाइन ही अवेलेबल रहता है, उसके लिए मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करें, वो पेड रहता है, तो वो आप लोगों को मैं प्रोवाइड करूँगा। जैसे नवंबर में पेपर है तो वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा सितंबर से, सितंबर अक्टूबर से हम लोग प्रैक्टिस करना उसके लिए शुरू कर देंगे। तो वो आपका पूरा 40 नंबर की जो तैयारी है ये आपको कराते जाएंगे, जिसमें आपको OMR सीट में भरना, सारी चीज़ें बनाना, वो मेंटेन करना शुरू करा देंगे। अकाउंट्स की अगर मैं बात करूं वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3, वॉल्यूम 1 से चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 एडमिशन है, चैप्टर नंबर 4 चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है अमॉन्ग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, एंड चैप्टर नंबर 2 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फ्रॉम फंडामेंटल्स। ये 3 चैप्टर से जो वेटेज दिया है, कितने मार्क्स का दिया है, 18 मार्क्स का दिया है। वॉल्यूम 2 शेयर्स है, इशू ऑफ शेयर, जो कि है आपका चैप्टर नंबर 1, इससे वेटेज दिया है 12 मार्क्स का। एंड वॉल्यूम 3 से चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 1 है आपका
ये थ्योरी चैप्टर है पूरा, इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग विद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो यहाँ पे आपको पूरा का पूरा वर्टिकल फॉर्मेट सिखाया जाएगा। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जगह स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना सीखोगे, और बैलेंस शीट को आप लोग वर्टिकल फॉर्म में सीखोगे एज पर द शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से। यहाँ से आपके एमसीक्यूज रहेंगे, और रहेगा अकाउंटिंग रेशियो। इनके बेसिस पे ही क्या बनते हैं, अकाउंटिंग रेशियो। ये पार्ट आ जाएगा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन का। जब साल के एंड में आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट समराइजिंग का काम खत्म हो जाता है, तो अकाउंटिंग प्रोसेस, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन जो हम पढ़े थे, तो वो आप सीखोगे यहाँ पे। जो मैं आपको बोला करता था कि क्लास 12 में जब हम पहुँचेंगे तो हम सीखेंगे क्या, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। तो ये वाला जो पार्ट है इन दोनों को मिला करके 10 नंबर का रहेगा। तो इस तरीके से आपका 40 मार्क्स का सिलेबस हो गया, और 10 नंबर आपके टीचर के हाथ में रहेगा। इसमें ऑप्शनल दिया है वॉल्यूम 3 जो है ना, इसी को पार्ट भी बोलते हैं। मतलब आपका पेपर 2 पार्ट में आएगा। पहले पार्ट ए रहेगा आपका, कितने मार्क्स का हो गया, पार्ट ए आपका 30 नंबर का हो गया, एंड पार्ट बी आपका 10 नंबर का हो गया। सॉरी, ये पार्ट बी। और इसमें आपके पास में ऑप्शनल है। क्या ऑप्शनल है, या तो आप इस पार्ट बी में ये वॉल्यूम 3 के चैप्टर्स को आप सॉल्व करो, या फिर आप कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में जा सकते हो सॉल्व करने के लिए। पर अगर आप ये सोचोगे कि कुछ एमसीक्यू आप यहाँ का अटेम्प्ट कर लेते हो, कहाँ का, यहाँ का अटेम्प्ट कर लेते हो, और कुछ यहाँ का अटेम्प्ट कर लोगे, तो आपके दोनों चेक नहीं होंगे। आपको दोनों में ऑप्शनल है, या तो अटेम्प्ट करो तो यहाँ का, या तो यहाँ का। और दूसरा चेकर ये कर सकता है, अगर यहाँ आपके ज़्यादा मार्क्स आ रहे हो, यहाँ कम आ रहे, तो किसी एक को वो किसी को भी मान सकता है कैंसल, और दूसरे में मार्क्स दे देगा। तो ये गलती नहीं करेंगे कि आप दोनों को अटेम्प्ट करके आ रहे हैं। ये सारी बातें जब मैं आपको पेपर लूँगा तो वहाँ पूरा फॉर्मेट रहेगा, उस पेपर में पूरा ये आपको लिया जाएगा पेपर, ठीक है। तो वहाँ पर आपको ये क्लियर किया जाएगा। और अब ये जो पार्ट है, ये पार्ट में जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस की डिफिकल्टी लेवल कैसी रहेगी, आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना रहेगा। जैसे कि इशू ऑफ शेयर है, इशू ऑफ शेयर में आपको सीधा दे देगा आखिरी का फॉरफीचर से अमाउंट कितना जनरल रिजर्व में ट्रांसफर हुआ। ये एंट्री की 4 एंट्रीज का अमाउंट दे देगा, 4 एंट्रीज बना के दे देगा। अब जब तक आप ये पूरे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करोगे वर्किंग नोट में, आपको रफ शीट दी जाएगी, आपको पेपर दिया जाएगा, आपको सॉल्व करने के लिए, मीन्स आपका एक पेपर है तो आपको वहाँ पे आपको जगह दी जाएगी सॉल्व करने के लिए, आपको लिमिटेड प्लेस। अभी इसके बारे में एग्जैक्टली क्लियर नहीं किया गया है कि कितने जगह दी जाएगी, पर जगह आपको दी जाएगी। आपको एक रफ शीट भी मिलेगी, और अच्छी खासी रफ शीट्स मिलेंगी। मेरे हिसाब से बोर्ड्स आपको आराम से जितने आपको रफ शीट के लिए पेजेस चाहिए उससे ज़्यादा सफिशिएंट जगह देगा। तो उन रफ शीट्स में आपको बनाना पड़ेगा, और वहाँ से आपको आंसर निकालना पड़ेगा। अच्छी चीज़ ये है हमारे लिए कि हमको पूरा फॉर्मेट एक एक चीज़ तरीके से जमाते हुए नहीं बनाना पड़ेगा इस साल में एमसीक्यू में। मतलब हम रफली बना करके भी अपने आंसर्स को निकाल सकते हैं, पर वो इतना रफली भी ना हो जाए कि हमको खुद को क्लैरिटी नहीं आ रही है। ज़्यादा रफ में बनाने के चलते आंसर्स की क्लैरिटी में कमी हो जाती है और गलत आंसर आने लगता है। तो अकाउंट्स में एमसीक्यू कर भी दिया है तो कोई फ़ायदा नहीं है, हमको तो पूरा सॉल्व करना ही पड़ेगा अल्टीमेट आंसर लाने के लिए। तो जो सोच रहे थे कि भैया अब तो एमसीक्यू पैटर्न हो गया है तो हमको सॉल्व कम करना पड़ेगा, प्रैक्टिस की कम ज़रूरत पड़ेगी, जो ये सोचते हैं और कि एनसीईआरटी के एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है, 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है हर एक टॉपिक के और काम हो जाएगा, तो स्पेशली सुन लो मेरी बात ध्यान से, तुम्हारे लिए बोल रहा हूँ। एक एक क्वेश्चन सॉल्व करना जरूरी है। नहीं भरोसा है तो 3 वीडियो पहले जो मैं अपलोड किया हूँ उस वीडियो को जा करके देख लेना। वो क्वेश्चन मैं इतने साल से इतने हजारों क्वेश्चन बना चुका हूँ, मुझसे खुद नहीं बना था वो क्वेश्चन। हर साल टीएस ग्रिवाल इतनी जो बुक बिकती ना ऑल ओवर इंडिया में, गधे नहीं है जो पूरी दुनिया वाले बनाते हैं। तुम कोई 30 मार्क खाने होशियार नहीं हो जो सोच रहे हो कि 2 क्वेश्चन बना लिए और तुम होशियार हो, बाकी पूरी दुनिया वाले गधे हैं। जब पूरी बुक सॉल्व करते हैं ना पूरी दुनिया, इतने सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं तो आपको भी करना है। ज़्यादा होशियारी नहीं लगाते कि 1-2 क्वेश्चन। तो जो टीचर्स आपको बोलते हैं कि 1-2 क्वेश्चन बस बना लो या 1-2 क्वेश्चन बस प्रैक्टिस कर लो, याद रखना खुद गधे हैं और आपको गधे बना के छोड़ेंगे। मार्क माई वर्ड्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी इंडिविजुअल टीचर, आई एम टॉकिंग अबाउट द होल टीचर। क्योंकि ये कहीं ना कहीं खुद भी प्रैक्टिस में कमी रख रहे हैं और आपको भी कराएंगे। साफ साफ जरूरत है प्रैक्टिस की, क्योंकि याद रखना आपको अगर अपने आप को तैयार होना है तो आपको इतनी प्रैक्टिस कर लेनी है कि आप अगर उस दिन आधी नींद में भी रहो तो प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा रहे कि आप, मुझे भरोसा रहे कि अगर आप आधी नींद में भी हो तो भी आप सही टिक लगा के आओगे, और ये आएगा परफेक्ट प्रैक्टिस से। तो इसके लिए हर एक क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, हर एक क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा।
हर एक वीकली एनहेंसमेंट टास्क मेरा देना पड़ेगा आपको। आई बात समझ में? इसके लिए अलग से तैयारी करनी पड़ेगी। और ऐसा ही कुछ हाल रहेगा टर्म 2 का भी। अकाउंट्स का क्लियर हुआ। इसी प्रकार से सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा इकोनॉमिक्स में भी, बीएसटी में भी। उनके बारे में आपको बता देता हूँ। देखिए प्रोजेक्ट वर्क जो आपका रहेगा ना, ये आप इसकी चिंता ना करें, दोनों में प्रोजेक्ट वर्क है। कुछ ना कुछ आपको दोनों टर्म के लिए फाइल बनाने के लिए बोली जाएगी, ठीक है, जिसमें आपके लिए एक टर्म फाइल का होगा, एक टर्म आपका पेपर का होगा। फाइनल वाला आपका एक इंटरनल असेसमेंट होकर के वहाँ वाइवा एंड बाकी चीज़ें सबमिशन ले लेंगे। एक में आपको फाइल बना के ऑनलाइन वाइवा जो भी आपसे ले करके आपको उसमें मार्क्स दिया जाएगा। सारे प्रोसीजर्स इसके बारे में डिटेलिंग में इस पीडीएफ में दिए हुए हैं कि क्या कैसे किया जाएगा, गाइडलाइन। आप इसके एक बार मैं ये पीडीएफ आपको भेज दूंगा और ऑनलाइन डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। इसको आप देख लेंगे, इसमें आपको क्लैरिटी बढ़ जाएगी कि क्या और क्या प्रोसीजर कैसे रहेंगे। डिटेलिंग में आप इसमें जाएंगे, ज़्यादा डिटेलिंग बताऊंगा, वीडियो बड़ा बनेगा, सही चीज़ नहीं है। बीएसटी की बात करूं तो बिजनेस स्टडीज में चैप्टर नंबर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5 पार्ट ए के लिए ये चैप्टर्स को मिला करके 30 नंबर का, मतलब कि 5 चैप्टर 30 नंबर का। और पार्ट बी रहेगा, जैसे यहाँ था पार्ट ए पार्ट बी, तो पार्ट ए में टोटल 6 चैप्टर 1 से लेके 6 तक के चैप्टर्स हैं। पार्ट ए में 30 नंबर के। एंड पार्ट बी में रखा है मार्केटिंग मैनेजमेंट को 10 नंबर का। बहुत बड़ा कंटेंट कर दिया है। 1 के लिए दिया है पार्ट ए से इंट्रोडक्शन मैक्रो इकोनॉमिक्स से मनी एंड बैंकिंग, गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट, 3 चैप्टर। यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गया है। और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इसलिए गड़बड़ बोल रहा हूँ मैं क्योंकि हम लोग ने पढ़ा था नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट। और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट से दे दिया है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990 एंड लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड अप्रेजल, करेंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी, पॉवर्टी, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एंड रूरल डेवलपमेंट। मतलब कि 6 चैप्टर दे दिया है इंडियन इकोनॉमी से और 3 चैप्टर दे दिया है मैक्रो इकोनॉमिक्स से। मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो वेटेज है मार्क्स का वो 18 नंबर का रखा है, ये तीनों चैप्टर को मिला करके। एंड इंडियन इकोनॉमी से रखा है 12 नंबर का। मतलब कि मनी एंड बैंकिंग, गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये हमको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, हमने जो पढ़ा है वो कभी हम रिवीजन करके बाद में अपने कवर अप कर लेंगे। हमारे टर्म 2 का तैयारी हो गई जो हमने पढ़ा था, और ये आपका सिलेबस है। तो उम्मीद करेंगे इस हिसाब से आप तैयारी करते रहेंगे और इसके हिसाब से अब हमारा कंटेंट जो है आपके लिए डेली अपलोड होते रहेगा कुछ ना कुछ। कोशिश हमारी यही रहेगी